नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल कुछ आर्टिकल्स छूट गए थे एडिटोरियल के, आज एक दो छूटेंगे और आप चिंता मत करिए, जिस दिन संडे होगा उस दिन मैं इनको कवर कर दूंगा। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि इस बात पे कि सर ये छूट गई, ये हम कैसे ख़त्म करें। अगर आपके पास समय है तो आप खुद पढ़ लो, नहीं तो थोड़ा इंतजार कर लो, मैं उनको कवर कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी मैं सारे एडिटोरियल्स कवर कर ही देता हूँ, चाहे अलग से वीडियो बना के कवर करूँ, चाहे इंडिविजुअल वीडियोज़ बना के कवर करूँ। तो पहला टॉपिक, द साइंस टीचिंग एंड रेशनैलिटी इंडिया नीड्स। इस रिस्पेक्ट में भाई कृष्ण कुमार साहब ने ये बताया है कि कैसे एक देश को सक्सेसफुल बनाने में साइंटिफिक टीचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, किसी भी फील्ड में। इस रिस्पेक्ट में एक टैक्सी ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो बस पकड़ के अपने घर जा रहा है वेडिंग अटेंड करने के लिए, उसका एग्जाम्पल दे रखा है कृष्ण कुमार साहब ने। कृष्ण कुमार साहब ने ये बताया है कि साइंटिफिक टीचिंग को इन्वॉल्व करने के बावजूद इंडिविजुअल सॉल्यूशंस ढूंढे हैं इंडिया के सोशल सिस्टम में। उसके चलते हेल्थ और एजुकेशन में आज की डेट में इंडिया बहुत पिछड़ गया है और कोरोना में उसका इफेक्ट बहुत इंटेंस तरीके से हमको नजर आ रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में कृष्ण कुमार साहब क्या कह रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। फॉरगेट प्ले, द मशीन नीड्स टू बी स्क्रैप्ड। बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया है। सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी किस प्रकार से फेल हो रही है इसके बारे में बात की गई है, और एक्चुअली में यहाँ पे सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को किस प्रकार से रीओरिएंट करना चाहिए, और इसका एक बड़ा ही, मैं कह सकता हूँ, बैलेंस्ड व्यू दिया है यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे ये व्यू नहीं दिया है कि केंद्र सरकार सब कुछ फ्री में खरीद के सब कुछ स्टेट को बांटते, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को उनको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, वो पॉसिबल नहीं है, कोई भी प्राइवेट कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन नहीं बनाएगी। तो इस रिस्पेक्ट में वो जो राज्य की सरकारों से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार से कम पैसे लिए जा रहे हैं, तो इस रिस्पेक्ट में ऑथर ये बोल रहा है कि केंद्र सरकार से थोड़ा ज़्यादा पैसे लेके 100% प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार करके राज्य की सरकारों को दे दे, और लॉन्ग टर्म लोन दे दे केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को इन वैक्सीन को प्रोक्योर करने के लिए। तो इस रिस्पेक्ट में पूरा इशू को बहुत डिटेल में ऑथर ने समझाया, इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स। हमारे देश में सेकेंड वेव चल रही है कोरोना की। फर्स्ट वेव के दौरान भी मुद्दा उठा था, अभी भी उठ रहा है कि भाई हमारे जो ओवर क्राउडेड प्रिजन्स है, जहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा प्रिजनर्स बंद है, उनकी सेफ्टी को बचाने के लिए, साथ साथ जो जेल का स्टाफ होता है जो प्रिजनर्स को गार्ड करता है, उनकी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं प्रिजन्स को ओवर क्राउड करना सही नहीं है। बहुत सारे प्रिजनर्स को जेल से निकाल के पैरोल पे छोड़ देना चाहिए, जिन्होंने मेजर ऑफेंसेस नहीं किए हैं या फिर जिनकी सज़ा 7 साल से कम की है और उन्होंने आधी सज़ा काट ली है। तो इस प्रकार के प्रिजनर्स को अभी के लिए पैरोल पे छोड़ दो और बाद में उनको वापस बुला लो, ये भी क्राइसिस ठीक हो जाए। और जब तक वो बाहर हैं उनसे आप एक बाउंड साइन करवा लो कि उस समय समय पे जाके थाने में हाजिरी लगा के आएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों से होगा क्या कि भाई प्रिजन्स में जो प्रिजनर्स हैं वो भी सेफ रहेंगे और जो गार्ड्स वगैरह हैं, जो जेल का स्टाफ है, वो भी सेफ रहेगा। इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ व्यू पॉइंट्स है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर स्टेट एक्शन। भाई यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात की जा रही है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे कितना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आ रहा है कोरोना से रिलेटेड, और इस रिस्पेक्ट में लॉकडाउन्स अलग अलग जगहों पे क्या चल रहे हैं और क्या वो लॉकडाउन सही है। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स, उसके बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, उसको भी देख लेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स तो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगले जो 3 आर्टिकल्स उसमें एक तो ये है बुलेट ट्रेन टू हंगर। अभी इसमें कुछ खास नहीं बताया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई मतलब कुछ लोगों को एग्जाम्पल दिए गए कि कैसे लॉकडाउन के दौरान वो परेशान हुए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताया है। अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है ये तो मैं बहुत जगहों पर आपको बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रिस्पेक्ट में बात की गई है, वो भी मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काफ़ी सारी रिपीटेड है। एक दो नए पॉइंट्स हैं, जब कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। 100 डेज ऑफ कूप इन म्यांमार, इस रिस्पेक्ट में भी मैंने आपके साथ बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए, तो कुछ बहुत नया यहाँ पे नहीं दे रखा है। ओके, तो जो भी चीज़ें छूट रही हैं वो धीरे धीरे करके मैं कवर कर दूंगा। संडे को मैं एक नई वीडियो बना दूंगा एडिटोरियल की, जो छूटती है वो मैं वैसे ही बना देता हूँ जब ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि ये छूट जाएगी, आई विल कंप्लीट इट, सो डोंट वरी। अब चालू कर देते हैं अपने आज के डिस्कशन पे। थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन, वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप अपने इंस्टाग्राम पे डाउट भेज सकते हैं, मैं शॉर्ट्स बना के उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए सारे डाउट्स पे तो शॉर्ट्स नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि दिन में इंस्टाग्राम पे 70-80 मैसेजेस आ रहे हैं और मेल पे भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो उस रिस्पेक्ट में
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं ढूंढ के बनाने की कोशिश करता हूँ। आगे आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि और शॉर्ट्स बनाऊँ, और उन क्वेश्चंस के मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ जो कि सच में सबके लिए काम के हों। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इंडिविजुअल प्रॉब्लम को ना देख के, वो प्रॉब्लम अगर सबके साथ एसोसिएट हो रही है तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के मैं इंडिविजुअल मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। और जो बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत वाइड स्प्रेड है, सबको अफेक्ट कर सकती है, तो उस रिस्पेक्ट में मैं एक शॉर्ट बनाता हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से भेजें जो आपको लगता है कि हाँ भाई, सबकी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहा करती होगी। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं मैंने कौन कौन से टॉपिक्स की वीडियो बनाई है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं द साइंस टीचिंग एंड रेशनैलिटी इंडिया नीड्स। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कृष्ण कुमार साहब ने आर्टिकल को कैसे शुरू किया। इन्होंने एक स्पीडिंग ऑटो रिक्शा वाले की एग्जाम्पल दिया कि एक बार ऑटो रिक्शा में बैठे थे, ऑटो रिक्शा बहुत तेजी से चला रहा था। तो एक ऑटो रिक्शा वाला बहुत तेजी से चला रहा था। कृष्ण कुमार साहब बोल रहे थे कि भाई धीमे चलाओ, इतना तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऑटो रिक्शा वाले ने कृष्ण कुमार साहब से बोला कि देखो साहब, एक्सीडेंट होना होगा तो वैसे भी हो जाएगा। अगर हमारी किस्मत में आज एक्सीडेंट होना लिखा है तो चाहे मैं तेज चलाऊं तब भी एक्सीडेंट होगा, चाहे मैं धीमे चलाऊं तब भी एक्सीडेंट होगा। तो बेसिकली ये लॉजिक इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कृष्ण कुमार साहब को दिया। कृष्ण कुमार साहब चूंकि एनसीईआरटी के भाई हेड हैं, तो उनका ये बोलना है कि इस प्रकार के लॉजिक को फैटलिज्म बोला जाता है। FATALISM, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पे ह्यूमन लाइफ में ट्रेजेडी आनी होगी तो वो आ ही जाएगी, उस रिस्पेक्ट में आप कितने भी कह सकते हो प्रिकॉशन ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो ऑटो रिक्शा वाला लॉजिक है वो मॉस्किटो बाइट के रिस्पेक्ट में भी दिया जा सकता है। आपको पता है कि मॉस्किटो बाइट से टाइफाइड जैसी मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, टाइफाइड भी फैलता है। इस रिस्पेक्ट में बात करो तो दुनिया भर में बहुत सी बीमारियां जैसे कि जीका वायरस जैसी बीमारियां, ये भी भाई आपकी मॉस्किटो बाइट से फैलती हैं। अब देखिए, हर मॉस्किटो बाइट से बीमारी नहीं फैलेगी, बट फिर भी फैल सकती है। उस रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो सब लोग बोलते हैं कि मॉस्किटो से अपने आप को काटना अवॉइड कर सको तो आप कहीं ना कहीं मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बच सकते हो। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो इस रिस्पेक्ट में फिर से लॉजिक ऑफ अवॉइडेंस आ जाता है। लॉजिक ऑफ अवॉइडेंस क्या बोलता है? बोलता ये कि देखिए, हम जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कई दसों सालों से स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाया जा रहा है कि भैया अपने नेबरहुड में मॉस्किटोज को लाना बंद कर दो। मॉस्किटोज की ब्रीडिंग से आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका मलेरिया फैलता है, तो कम मॉस्किटोज होंगे तो बेटर रहेगा। अभी उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो रेनी सीजन के दौरान बहुत जगहों पे आपको भरा हुआ पानी नजर आ जाता है। तो जहाँ पे भरा हुआ पानी नजर आए, बच्चों को सिखाया जाता है कि वहां पे केरोसिन को ऑयल छिड़क दो तो वो मच्छर मर जाएंगे। म्यूनिसिपैलिटी वाले भी यही बोलते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी में कि एक पेडागोगिकल कैलेंडर है। ये चैप्टर एक पर्टिकुलर समय पे आता है एक साल में, और उसी समय पे बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई ये जो मॉस्किटो हैं इनको स्टैग्नेंट वाटर मत रखो, ये मॉस्किटो नहीं तो मतलब और फलेंगे फूलेंगे और मरेंगे नहीं और मलेरिया कॉज करेंगे। लेकिन वही टीचर जो कि बच्चों को ये पढ़ा रहा होता है एक पर्टिकुलर समय पे साल में कि हाँ भाई, लगभग समर्स के समय पे कि ये जो मच्छर हैं इनके काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया हो सकता है, तो इनको मत पलने दो। लेकिन जब विंटर मंथ्स आते हैं, ऑटम मंथ्स आते हैं, उस समय पे भी बहुत जगहों पे स्टैग्नेंट पानी दिखता है। उस स्टैग्नेंट पानी को हटाने के लिए टीचर कभी भी करंट से इस मलेरिया की बीमारी को, मच्छर के काटने को कनेक्ट नहीं कर सकते। कुल मिला के यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, बताने की ये कोशिश की जा रही है जो ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर है वो क्या बोल रहा है कि सर एक्सीडेंट होना होगा तो हो ही जाएगा, प्रिकॉशन लेके क्या होना हो, चाहे तेज चल रहे हो चाहे धीमे चल रहे हो, तो मच्छर को काट के हमको मलेरिया करना होगा तो हो ही जाएगा। तो अगर टीचर सच में बच्चों को अवेयर करना चाहता है मलेरिया के रिस्पेक्ट में, तो वो पूरे साल उसको बताएगा ना कि भाई मच्छर काटने से आपको मलेरिया हो सकता है, बच के रहिए। वो तो जब टॉपिक आता है तब पढ़ाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। उस रिस्पेक्ट में पहले क्या होता था कि टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी जो बीमारियां होती थी ना, वो जानलेवा होती थी। लेकिन जब से एंटीबायोटिक्स आ गए, टचवुड, इस प्रकार की बीमारियां जो हैं वो जानलेवा नहीं रही हैं। सबको पता है कि ये बीमारियां कंटैमिनेटेड वाटर पीने से होती हैं। कंटैमिनेटेड वाटर को प्योर करने का तरीका क्या है कि आप पानी को कर दो बॉयल। अगर पानी को आप बॉयल कर देते हो तो उस रिस्पेक्ट में पानी गंदा नहीं रहेगा और आपको बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अब आप यहां पे समझिए, आज की डेट में पानी को प्योरीफाई करने के लिए प्योरीफाइंग डिवाइसेस अवेलेबल है, बॉटल्ड वाटर अवेलेबल है बिस्लेरी टाइप का। तो जो लोग शहरों वगैरह में रहते हैं वो 20-20 लीटर की बिस्लेरी नहीं तो कोई नॉर्मल वाला वाटर मंगवा लेते हैं पीने के लिए।
एक्चुअली में सॉल्यूशन ये था कि पानी को बॉयल करके, पानी को साफ करके पीजिए, ये है लॉजिक। अब इस रिस्पेक्ट में जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उन पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को साफ पानी प्रोवाइड करना चाहिए था, बट साफ पानी नहीं प्रोवाइड किया गया। मतलब ओवरऑल जो सैनिटेशन का आप कह सकते हो ट्रेंड है, वो लेके नहीं आया जाए। 1970 से पहले जो वाटर बॉर्न डिजीजेस थी, जॉन्डिस जैसी, ये ठीक तो हो गई हैं, लेकिन ये इस वजह से ठीक नहीं हुई है क्योंकि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने साफ पानी अवेलेबल करवाया है। ये इसलिए ठीक हुई है कि लोग एंटीबायोटिक ज़्यादा खा रहे हैं। ये इसलिए ठीक हुई है कि लोगों के घर में आरओ लग गए हैं, लोग बिस्लेरी की 20-20 लीटर वाली बोतल मंगा के पानी पीते हैं। तो हमने जो सॉल्यूशंस किए यहाँ पे, वो सॉल्यूशंस प्रॉपर नहीं है। सॉल्यूशन ये होने चाहिए थे कि भैया ड्रिंकिंग वाटर को ओवरऑल क्लीन करना था, तो म्यूनिसिपैलिटी से जो पानी घरों में आ रहा है वो इतना साफ हो कि लोग उसको डायरेक्ट पी सके। लेकिन चूंकि वो इतना साफ नहीं है, तो हमारे घर में क्या होता है कि हम लोग आरओ लगा लेते हैं या फिर बिस्लेरी जैसे बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं साफ पानी पीने के लिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ पब्लिक सिस्टम्स हैज प्रूव्ड कॉस्टली बोथ इन हेल्थ एंड इन एजुकेशन। ये बात बोली जा रही कि भाई पब्लिक सिस्टम जो कि हेल्थ और एजुकेशन में इन्वॉल्व है, ये प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए चीजें महंगी हो गई हैं। साइंस को पढ़ाना at primary level was a major policy initiative taken in early decades of independence, through which the welfare state hoped to create general awareness on crucial matters और disease prevention and health। क्या बोला जा रहा है कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के शुरुआत में ही बच्चों को स्कूल में साइंस पढ़ाई जाने लगी। क्यों? ताकि उनके अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि कैसे उनको डिजीज ना हो, कैसे वो अपनी हेल्थ को सही रखें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, लेकिन उनकी हैबिट में ये बात इनकलकेट नहीं करवाई गई है। तो स्कूलों में ये बताया जाता है कि पानी को बॉयल करने से पानी साफ हो जाता है, लेकिन कई सारे स्कूलों में एक माइक्रोस्कोप के अंदर उन माइक्रोब्स को दिखाया नहीं गया। और अगर इन्हीं बच्चों को उनकी आंखों से सामने सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके ये दिखा दिया जाता माइक्रोस्कोप के थ्रू कि भैया तेज टेम्परेचर से जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने सामने से बच्चों को देख पाते कि देखिए ये जो पानी आप पी रहे हो, इस पानी के अंदर माइक्रोब्स हैं, आपकी तबीयत खराब कर देंगे, तो इसलिए बॉयल करके पियो। तो कहते ना कि भैया आपके सामने अगर लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो जो आपका रिस्पॉन्स होगा उस पर्टिकुलर चीज की तरफ वो अलग ही होगा। इस रिस्पेक्ट में ज्यादातर जो बच्चे देश में पढ़ के बाहर निकलते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको इस प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं दे पाता है, और केवल प्राइमरी लेवल पे ही नहीं, सेकेंडरी लेवल पे भी नहीं दे पाता है। तो बस बॉइलिंग मतलब वाटर को बॉयल करने से माइक्रोब्स मरते हैं, ये इंफॉर्मेशन हम लोग केवल एग्जाम में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कभी भी इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। क्योंकि रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे अंदर एक डर होना चाहिए कि हाँ भाई हम इस पानी को पियेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, और ये डर तब होगा जब हमने सच में उस पानी के अंदर माइक्रोब्स देखे होंगे और ये देखा होगा कि तेज टेम्परेचर पे वो मर जाते हैं, तब हमें इस बात का कॉन्फिडेंस आ पाता कि नहीं भाई हमें ये करना है। लेकिन हमने जब ये देखा ही नहीं तो हमने किया नहीं, बस एग्जाम में इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हो गई कि हाँ भाई पानी बॉयल कर दो माइक्रोब मर जाएंगे। उस हैबिट को इनकलकेट करना था, दैट वाज द मेन एसेंस ऑफ टीचिंग। और इस प्रकार के फैक्टर्स के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम सब रिस्पॉन्सिबल है। और इसका नुकसान कोरोना वायरस ने हमको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ के रिस्पेक्ट में हमारे के क्या लोगों का जो बिहेवियर रहा है कोरोना के प्रति, उसके चलते मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, रिलीजियस इवेंट्स में जाके खूब मिल रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं। अभी ये चीज़ों करोगे तो कोरोना फैलेगा ही। अभी एजुकेशन और हेल्थ में पढ़ाई अगर सही हुई होती तो शायद एक बार को ये चीज़ें नहीं होती। फिर इस रिसर्च में ऑथर ये बता रहा है कि एक बार इन्होंने एक रिक्शा पुलर जो था इनकी सिटी में, वो उत्तर प्रदेश अपने गांव जा रहा था बस पकड़ के। तो इनको लगा होगा कि शायद इसके पास पैसे नहीं है इसलिए अपने गांव जा रहा है। तो उन्होंने जाके जब उस रिक्शा पुलर से पूछा कि भाई गाँव क्यों जा रहे हो, तो उसने बताया मेरे गाँव में एक शादी है। तो इन्होंने कृष्ण कुमार साहब ने उसको समझाने की कोशिश की होगी कि अरे भाई तुमको कोरोना वायरस हो जाएगा, कहीं तुम कैरी कर रहे हुए तो तुम्हारे घर वालों को हो जाएगा, क्यों जा रहे हो। तो उसने बताया कि भाई बड़ा प्रेशर है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी सोशल स्टैंडिंग कुछ नहीं रहेगी। अभी इस रिस्पेक्ट में ऑथर ने उससे पूछा कि जब तुमको कोरोना वायरस हो गया तो मास्क ठीक से पहनो, तो इस बात पे वो पर्टिकुलर पर्सन ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। उसका बेसिकली ये कंसर्न ही नहीं था कि उसको कोरोना वायरस हो जाएगा। रीजन भी कि उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको वेडिंग अटेंड करनी है। उस रिस्पेक्ट में अपनी और दूसरों की वेलबींग उसको नहीं दिख रही है, क्योंकि वो भी इनएविटेबिलिटी वाले सिद्धांत की बात करता है। तो क्या बोला कि सर देखो कोरोना होना होगा तो वैसे ही हो जाएगा,
ठीक है ना। वो तो यहाँ रह के भी कोरोना हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको कोरोना नहीं होगा। तो वही फैटलिज्म वाला कंसेप्ट जो कि शुरू में जब ये कृष्ण कुमार साहब टैक्सी में बैठे तो टैक्सी वाला बहुत तेज दौड़ा रहा था ऑटो रिक्शा वाला, वो जो फैटलिज्म वाला कंसेप्ट है, वही फैटलिज्म वाला कंसेप्ट तो ये अगर कि एक्सीडेंट होना होगा तो हो ही जाएगा, कोरोना होना होगा तो हो ही जाएगा, मास्क पहन के ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो सेंटिमेंट है ना, ये हमारे देश के बहुत बड़े रूरल हिस्से में फैला हुआ है, और उस रूरल हिस्से के फैलने के चलते आज भी रूरल हिस्सों में लोग मास्क नहीं लगाते। अब बॉइलिंग वाटर को आप यहाँ मास्क से कंपेयर कर सकते हो। जिस प्रकार से वाटर बॉईल करके माइक्रोब को खत्म कर देता है, उसी प्रकार से जो मास्क है वो आपके मुंह पे आने वाले कोरोना के पार्टिकल्स को रोक सकता है और आपको बीमारी से रोक सकता है। लेकिन आपके दिमाग में इस बात की कितनी क्लैरिटी है, कितनी अवेयरनेस है कि ये काम हो सकता है? पहले से भी लोगों को पता है कि भाई पानी को बॉयल करने से माइक्रोब्स खत्म होते हैं, पर कितने लोग बॉयल करके पानी पीते हैं? बहुत कम लोग हैं। उसी प्रकार से मास्क के रिस्पेक्ट में तो अब लोग मर रहे हैं तो पहनने लगे हैं, बट शुरुआत में जब ये इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ था, उसी समय पे अगर लोग सोशल डिस्टेंस, वैक्सीनेशन, सोशल वैक्सीनेशन मतलब मास्क वगैरह पहना, पीपी किट पहनना, ये सब कर लेते तो कहीं ना कहीं इतना फैलता ही नहीं, पर लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को नहीं किया है। और इस रिस्पेक्ट में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को भी यहाँ पे मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है जो इस प्रकार के ट्रेड्स लोगों के बच्चों के अंदर लेके आता है। अब बात की जाए बाहर के दूसरे कंट्रीज की, क्या दूसरे कंट्रीज में भी ऐसी एजुकेशन है? नहीं भाई। ये बताया गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्कूल साइंस पढ़ाई जाती है, जो सोशल साइंस पढ़ाई जाती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत ज़्यादा बेटर है, और हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत फोकस करती है, और कहीं ना कहीं उसको विजिबली लोगों के सामने फिजिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाती है। लेकिन पिछले 30 से 40 सालों में ये भी ट्रेंड देखा गया है कि इन रिच कंट्रीज में भी ये जो साइंटिफिक थॉट है ये थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, और कुछ कुछ इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते भी जो साइंटिफिक सोच है, जो साइंटिफिक थॉट है, नीचे जा रही है। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि पानी बॉयल करके पियो तो आपको माइक्रोब्स नहीं अटैक करेंगे, तो इस प्रकार की साइंटिफिक चीज़ों को सिर्फ साइंस के पर्सपेक्टिव से फिजिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके कुछ नहीं होने वाला है। इनको आपको सोशल कल्चर में कल्टीवेट करना होगा। सोशली लोग एक दिन के बेसिस पे जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, उस सोशल इन्वायरमेंट में आपको रैशनल तरीके से चीज़ों को इम्बाइब करना होगा, तभी लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पे कृष्ण कुमार साहब बोल रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। Forget play, the machine needs to be scrapped. Center must revisit its vaccine policy by procuring 100% doses, which can then be equitably disbursed to states. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे भैया? 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने अपना जो एफिडेविट था उसको सबमिट किया। कोविड-19 के मैनेजमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे केंद्र सरकार से, और भाई केंद्र सरकार ने अपना रिस्पांस सबमिट किया, और केंद्र सरकार के रिस्पांस में साफ साफ था कि हमारी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो इक्विटेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमें यह नहीं पता था कि कोरोना के केसेस इतने सारे आ जाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन पॉलिसी सही है। अब यहाँ पे जो ऑथर हैं, और मैं आपको बता दूं इस आर्टिकल के ऑथर हैं पार्था मुखोपाध्याय साहब, सीनियर फेलो हैं ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली में। इनका ये बोलना है कि जो सेंटर की पॉलिसी है वो बिल्कुल बकवास है, सेंटर की पॉलिसी एकदम वाहियात है। अब सेंटर की पॉलिसी वाहियात क्यों है, इस रिस्पेक्ट में 3 रीजंस दे रहे हैं यहाँ पे ऑथर। पहला रीजन है कि ये इनडिफेंसिबल है, आउट ऑफ लाइन है विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस। मतलब कि इनका ये बोलना है कि केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी को जो बार बार डिफेंड कर रहा है कि हमने सही पॉलिसी बनाई, सही पॉलिसी बनाई, ये गलत पॉलिसी बनाई, इन्होंने वो डिफेंड नहीं कर सकते। दूसरा, दिस पॉलिसी इज आउट ऑफ लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस। इंटरनेशनल प्रैक्टिस के रिस्पेक्ट में आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस अगर आप यूएस, यूके जैसे कंट्रीज को देखेंगे तो वहां पे सारी की सारी वैक्सीन केंद्र सरकार ने प्रोक्योर की है, और बहुत मिशन मोड पे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। कुछ ऐसा इंडिया में होना चाहिए था, बट इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा। इंडिया में कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप्स के लिए, कि 45 साल से ज़्यादा वाले एज ग्रुप के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन अवेलेबल करवा रही है, और बाकी एज ग्रुप्स के लिए राज्य की सरकार वैक्सीन अवेलेबल करवा रही है, और कहीं ना कहीं दोनों के दाम अलग है। तो इसीलिए इस पॉलिसी को यहाँ पे ऑथर स्टूपिड बोल रहा है। दूसरा भी वही है कि दिस पॉलिसी इज इनकोहेरेंट एंड इंटरनली इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि जो पॉलिसी है लिबरलाइज्ड है, और लिबरलाइजेशन के बाद भी केंद्र सरकार इस बात को डिसाइड कर रहा है कि कौन से स्टेट के पास कितनी वैक्सीन जानी हो, कितने दाम पे जानी हो। ऑब्वियस ही बात है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अनाउंसमेंट की कि वैक्सीन के दाम क्या होंगे, लेकिन केंद्र सरकार के लिए तो दाम कम है ना। तो अभी केंद्र सरकार के लिए दाम कम है और स्टेट्स के लिए दाम इतनी ज़्यादा है, तो इस रिस्पेक्ट में दाम ज़्यादा हो रहे हैं स्टेट्स के लिए,
और किस स्टेट को कितनी वैक्सीन जानी है, इस बात को डिसाइड करने की ताकत किसके पास आ रही है? केंद्र सरकार के पास। तो पॉलिसी कैसे लिबरलाइज हुई। और फिर फाइनली यहाँ पे केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों के ऊपर इल्जाम भी ये लगवा रही है कि भाई जिनको सेकेंड डोज देनी है उनके लिए सेकेंड डोज का इंतजाम करो। यानी कि इस रिस्पेक्ट में राज्य की सरकारों के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल रहे हो। एक तो 18 से 44 वाले एज ग्रुप में वैक्सीनेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने राज्य सरकार को दे दी। उसके बाद से अब तुम राज्य सरकार को इस बात का दोषी ठहरा रहे हो कि भाई वैक्सीन ठीक से तरीके से अवेलेबल नहीं करवाई जा रही है। या तो आप पैसे फ्री में वैक्सीन देते या फिर अपने दाम के बराबर पे वैक्सीन देते। और फिर लीगल लेगर डोमेन को लेके आना, यानी बेसिकली जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हैंड पे, जो एसेंशियल प्रॉब्लम है कि वैक्सीन का इक्विटेबल एसेस कराना, मैसिव बेसिस पे वैक्सीन एसेस कराना लोगों के लिए, उस पे ना ध्यान देते हुए सरकार यहाँ पे लीगल एलिमेंट्स में घुस के बार बार ये बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि कम दामों पे वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की जा सकती। तो इस रिस्पेक्ट में सरकार के इंटेंशंस पे यहाँ पे डाउट किया जा रहा है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे नेशनल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को और प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी ये बोला गया है कि आप वैक्सीन प्रोक्योर करो। ऑलमोस्ट दुनिया भर की सारी कंट्रीज में नेशनल गवर्नमेंट्स ही हैं जो कि वैक्सीन प्रोक्योर कर रही हैं। कुछ कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया और फिलीपींस, जिन्होंने अपनी नेशनल गवर्नमेंट्स के अलावा कॉर्पोरेट्स को भी इस बात की सुविधा दी है कि वो वैक्सीन को इंटरनेशनली खरीद सकते हैं ताकि अपनी वर्कर्स को वैक्सीनेट कर सकें। इंडिया एक ऐसा देश है, आप कह सकते हो एक्सेप्शन है, जहाँ पे 50% वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है, बाकी 50% में से 25% स्टेट्स और 25% कॉर्पोरेट्स। और ये 25% वाली जो वैक्सीन स्टेट्स के पास जा रही है अच्छे खासे दामों पे जा रही है। इस रिस्पेक्ट में एक चीज़ के ऊपर और डाउट किया जा रहा है कि जो कोवैक्सीन नाम की दवाई है जिसको बनाता है भारत बायोटेक, इस भारत बायोटेक की दवाई को वाइडली लाइसेंस क्यों नहीं किया गया। अभी वाइडली लाइसेंस का मतलब क्या है कि देखिए, एक चीज होती है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर दवाई है, जैसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स है, कोई एक दवाई ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बना रहा है और फिर उस दवाई को कुछ समय तक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ही बनाएगा, कोई और नहीं बना सकता, क्योंकि उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इवॉल्व की है। बोला ये जा रहा है कि जो कोवैक्सीन की टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर जो कोर वर्क हुआ है इस वैक्सीन को डेवलप करने का, वो हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। तो ऑलमोस्ट पूरी रिसर्च कोवैक्सीन दवाई बनाने की हुई है आईसीएमआर एनआईवी पुणे में। तो जब रिसर्च यहाँ पे हुई है तो किसी एक कंपनी भारत बायोटेक को पूरा क्यों कोटा दिया गया इस वैक्सीन को बनाने का? अरे भाई, भारत बायोटेक के अलावा किसी और कंपनी को दे दो, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स दे दो, रेड्डी लेबोरेटरीज दे दो। हमारे देश में बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि इस बात के लिए कैपेबल हैं कि वो कोवैक्सीन बना सकती हैं। अभी भारत बायोटेक के पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है वैक्सीन बनाने की, तो कोई बात नहीं, वो भारत जितनी भारत बायोटेक बना रही है उतनी इनफ है, और बाकी वैक्सीन बनाने की काबिलियत आप किसी और को दे दो। हम कोविशील्ड के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि एस्ट्राजेनेका इन्वॉल्व है, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, तो वो जिसको ठोका देंगे वही इंडिया में ये वैक्सीन बना पाएगा कोविशील्ड की। लेकिन जब बात आती है कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन में तो आईसीएमआर एनआईवी ने बहुत कुछ किया है ना, तो इनको ठेका दे देना चाहिए, लाइसेंस दे देना चाहिए दूसरी कंपनीज को कोवैक्सीन बनाने का। लेकिन इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कोवैक्सीन का लाइसेंस केवल भारत बायोटेक के पास है और कोई इस वैक्सीन को बना ही नहीं पा रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब ठीक तरीके से केंद्र सरकार दे नहीं रही है, फिर शायद वो देना नहीं चाहती। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोली केंद्र सरकार। केंद्र सरकार एडमिट करती है अपनी एफिडेविट में, बाय नेचर ऑफ इट्स लार्ज वैक्सीनेशन प्रोग्राम इट प्लेसेस लार्ज परचेज ऑर्डर्स फॉर वैक्सीन्स as opposed to the state government and or private hospitals, and therefore this reality has some reflections in the prices negotiated। क्या बोला जा रहा है कि भाई देखिए, सबने पूछा कि भाई केंद्र सरकार को वैक्सीन कम दाम पे मिल रही है, राज्य सरकार को वैक्सीन ज़्यादा दाम पे मिल रही है, तो केंद्र सरकार को कम दाम पे क्यों मिल रही है? तो केंद्र सरकार का यहाँ पे बोलना है कि चूंकि 50% ऑफ द वैक्सीन हम खरीद रहे हैं और स्टेट्स केवल 25% खरीद रही हैं, कॉर्पोरेट्स केवल 25% खरीद रहे हैं, तो इस रिस्पेक्ट में चूंकि हम बल्क ऑफ द वैक्सीन खरीद रहे हैं, ज़्यादा वैक्सीन खरीद रहे हैं, उसके लिए दाम हमारे लिए सस्ते हैं। केंद्र सरकार यहाँ पे ये पर्टिकुलर लॉजिक दे रही है। इस रिस्पेक्ट में ऑब्वियस सी बात सवाल ये बनता है, तो फिर 50% ही वैक्सीन क्यों खरीद रहे हो आप एक काम करो, आप 100% वैक्सीन खरीद लो और फिर उन्हीं खरीदी हुई वैक्सीन को आप स्टेट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में बांट दो। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि राज्य की सरकारों के पास मान लो 1 लाख करोड़ आ रहे हैं और 1 लाख करोड़ रुपए में वो वैक्सीन महंगी खरीद रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, भारत बायोटेक से। उससे बेटर तो ये है कि राज्य सरकारों का जो 1 लाख करोड़ है उससे सीधे सीधे केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद ले और राज्य सरकारों को वैक्सीन दे दे, राज्य सरकार इसमें भी खुश हो जाएंगी। ओके, लेकिन वो भी केंद्र सरकार नहीं कर रही है।
इस रिस्पेक्ट में केंद्र सरकार वाली जो 50% वैक्सीन है वो कहाँ जा रही है, वो ज़्यादातर 45+ एज ग्रुप में जा रही है। तो 45 से ज़्यादा एज ग्रुप वाले और जो हमारा प्रायोरिटी लॉट है, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, इनको वैक्सीन दी जा रही है सेंटर वाले कोटे से। और 18 से 44 एज ग्रुप वालों को वैक्सीन दी जा रही है स्टेट वाले कोटे से, जो कि 25% ऑफ द टोटल वैक्सीन प्रोडक्शन लेंगे। तो इस रिस्पेक्ट में आप ये देखोगे कि केंद्र सरकार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम अपने लिए और राज्य की सरकारों के लिए तो वैक्सीन के दाम बराबर रखो, लेकिन वो नहीं रखे गए हैं। तो चूंकि वो नहीं रखे गए हैं, हम बहुत आराम से बोल सकते हैं लिबरलाइज्ड पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी बहुत हद तक किसके फेवर में झुकी हुई है? ये झुकी हुई है आपके कॉरपोरेट्स के फेवर में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, जो कि करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगाएंगे इस वैक्सीन को महंगे में बेचने में। फिर प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में भी जा रही हैं। अभी प्राइवेट सेक्टर में कितनी वैक्सीन बेची गई, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी इस रिस्पेक्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा कि प्राइवेट सेक्टर कितनी वैक्सीन खरीद रहा है। तो क्या प्राइवेट सेक्टर पूरी की पूरी 25% वैक्सीन खरीद सकता है? भाई कोविन साइट्स की अगर आप बात करो तो प्राइवेट सेक्टर ने अब तक शायद 10% वैक्सीन ही खरीदी है, और अभी के लिए तो प्राइवेट सेक्टर 3% से भी कम वैक्सीन खरीद रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर के लिए वैक्सीन के दाम बहुत ज़्यादा है। बिहार में और छत्तीसगढ़ में लगभग 32% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में खरीदी जा रही है, ऐसा सुनने में आया था। अरुणाचल प्रदेश में 0% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में खरीदी जा रही है। तो बात यहाँ पे ये है कि प्राइवेट सेक्टर क्या पूरी की पूरी 25% वैक्सीन खरीद पाएगा? और अगर प्राइवेट सेक्टर 25% वैक्सीन नहीं खरीद पा रहा है, तो उसके कोटे की जितनी वैक्सीन बच रही है वो तो या तो राज्य सरकार के पास आनी चाहिए या केंद्र सरकार के पास आनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि सबसे महंगे दाम पे जो वैक्सीन है वो प्राइवेट सेक्टर को बेची जा रही है। तो उतने दामों पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं खरीदना चाहेगी। और ये जो 25% वाला कोटा है आपका प्राइवेट सेक्टर का, इसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। मतलब इस 25% प्राइवेट सेक्टर वाले कोटे को ये कंपनीज ना सरकारों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार वैक्सीन खरीदने के लिए कम पैसा दे रही है और प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा दे रहा है। अगर आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हो तो आप तो यही चाहोगे ना कि मेरी वैक्सीन महंगी बिके, क्योंकि आपको तो अपने पैसे से मतलब है। अगर आपके घर के अंदर सब सिक्योर है तो आप क्या सोचोगे, भाई मेरे घर के अंदर तो सब सिक्योर है, मुझे क्या पड़ी किसी और की, मुझे तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। देखिए भाग के चले तो गए उधार पूना वाला लंदन। फिर प्राइवेट सेक्टर के एलोकेशन में एक और प्रॉब्लम है। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट है लार्ज अर्बन एरियाज में। तो जो भी वैक्सीन की खरीद फरोख्त प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होगी वो लार्ज अर्बन एरियाज में होगी, ना कि रूरल इलाके में। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये जो वैक्सीन के दाम का सेग्रीगेशन हुआ है, साफ साफ ये बात पता चल रही है कि वैक्सीन के दाम का सेग्रीगेशन इसलिए किया गया है ताकि ये जो प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन निर्माता हैं ये ज़्यादा पैसा कमा सकें। अभी इनके ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप देखोगे कि केंद्र सरकार को जिस दाम पे वैक्सीन मिल रही है उससे दुगने से तिगुने दाम पे राज्य की सरकारों को वैक्सीन मिल रही है, और उससे 10 गुने दाम पे भाई प्राइवेट सेक्टर्स में वैक्सीनें बिक रही हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेटेड प्राइस क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे वैक्सीन का। कोवैक्सीन का वेटेड प्राइस निकल के आ रहा है 477 रुपीज पर डोज। कोविशील्ड का वेटेड प्राइस निकल के आ रहा है 302 रुपीज पर डोज। अब आप बोलोगे वेटेड प्राइस कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे वेटेड प्राइस निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोवैक्सीन की बात की जाए तो 150 रुपए की मान लीजिए मिल रही है किसको, आपका केंद्र की सरकार को, 400 रुपए की मिल रही है राज्य की सरकार को, 1200 रुपए की मिल रही है प्राइवेट सेक्टर को। तो मान लो एक्स वैक्सीन केंद्र सरकार ने खरीदी, वाई वैक्सीन राज्य सरकार ने खरीदी, जेड वैक्सीन आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर ने खरीदी। तो वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा? 150 इंटू एक्स प्लस 400 इंटू वाई प्लस 1200 इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है? टोटल क्वांटिटी। ये होगा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कोवैक्सीन के लिए निकल के आ रहा है 477 पर डोज, और कोविशील्ड के लिए निकल के आ रहा है 302 रुपए पर डोज। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वेटेड एवरेज ऑब्वियस सी बात है सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी में 50% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी, 25% वैक्सीन राज्य सरकार खरीदेगी और 25% प्राइवेट सेक्टर खरीदेगी एफिडेविट के हिसाब से। तो भाई कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों केंद्र की सरकार को मिल रही है 154 रुपए प्रति डोज पे, और वहीं पे राज्य की सरकार को कोवैक्सीन मिल रही है 400 रुपए प्रति डोज पे, प्राइवेट सेक्टर को कोवैक्सीन मिल रही है 1200 रुपए प्रति डोज पे। राज्य की सरकारों को कोविशील्ड मिल रही है 300 रुपए प्रति डोज पे, और प्राइवेट सेक्टर को कोविशील्ड मिल रही है 600 रुपए प्रति डोज पे। तो ये अभी वैक्सीन के दाम चल रहे हैं।
तो आप समझ ही सकते हो कि 154 से ऑलमोस्ट दुगने हैं दाम किसके, कोविशील्ड के, और दुगने से ज़्यादा हैं किसके, कोवैक्सीन के। और प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही छोड़ दो, 154 भाई प्राइवेट सेक्टर में यही दवाई कोवैक्सीन वाली 1200 रुपये की हो जाती है और कोविशील्ड के लिए 600 रुपये की हो जाती है। तो दामों में यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इस रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या बताया जा रहा है, अल्टरनेटिव ये बताया जा रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो वैक्सीन निर्माता है ये ज़्यादा वैक्सीन तब बनाएंगे जब इनको कुछ प्रॉफिट नज़र आएगा। तो अगर आप इनको प्रॉफिट देना चाहते हो तो आप एक काम करो, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1200, स्टेट के लिए 400 रखने की बजाय आप एक काम कर सकते हो, ये जो 154 रुपये में केंद्र की सरकार वैक्सीन खरीद रही है, इस 154 को थोड़ा बढ़ा के 250 कर दो या 300 कर दो या फिर मान लीजिए 200 कर दो, और इस दाम पे आप सारी की सारी वैक्सीन इन निर्माताओं से खरीद लो। तो इस रिस्पेक्ट में होगा क्या कि प्राइवेट सेक्टर और राज्य की सरकारें जो चीज़ महंगी खरीद रही थी वो केंद्र की सरकार थोड़ी सस्ती खरीद लेगी कंपैरेटिवली। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इशू उठता है, फिर क्या केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों के पैसे की शेयर में से पैसा काटेगी? अगर वो पैसा काटेगी तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी लोगों के सामने, और प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन का पैसा सरकार क्यों ही उठाएगी? तो इस रिस्पेक्ट में केंद्र सरकार ने अपने आप को सेव कर लिया 154 रुपये प्रति डोज खरीद के, और राज्य की सरकारों के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि तुम अपना खरीदो। जबकि आसान तरीका क्या था कि 154 से थोड़ी महंगी कर दो दवाई, मान लो आपने 200 रुपये पर डोज कर दी, खूब सारी दवाइयाँ खरीद ली, उन दवाइयों को राज्य की सरकार को बांट दिया, वो लोगों के पैसे कहाँ से आए, तो उसके लिए राज्य की सरकारों को 50 साल के लोन दे दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लास्ट ईयर एक स्कीम अनाउंस की थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में, जिसने ये बोला था कि भाई लॉन्ग टर्म्स 30, 40, 50 साल के लोन मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कम दाम पे। तो कोविड के लिए भी ये लोन दिए जा सकते हैं। तो भाई सस्ते दामों में सेंटर वैक्सीन खरीद ले, राज्य की सरकारों को बांट दे, और उस रिस्पेक्ट में राज्य की सरकारों को 50 साल का लोन दे दे लॉन्ग टर्म का, राज्य की सरकारें धीरे धीरे चुकाती रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार की पॉलिसीज से एक मेजर स्केल पे वैक्सीनेशन को आगे लेके जाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन को प्योर इकोनॉमिक टर्म से देखना जरूरी नहीं है, लोग जल्दी वैक्सीनेट होंगे, जल्दी हेल्दी होंगे तो जल्दी इकोनॉमी में अपना योगदान करेंगे और इकोनॉमी और बढ़ेगी। जितने ज़्यादा लोग बीमार होंगे, परेशान होंगे, उतना ही हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। प्रिजनर्स के प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है कि भाई देखिए, ये जो ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स है, दिस हैज बीन अ पेरेनियल प्रॉब्लम। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, जैसे पेरेनियल नदियां सुनी होगी जिसमें पूरे साल पानी रहता है, मतलब कि ये जो ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे साल रहती है, मतलब प्रिजन हमेशा ही भरे रहते हैं। लेकिन ये जो हाई ऑक्यूपेंसी लेवल है पैंडेमिक के दौरान कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक हो गए। इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे इंटरवीन किया है और ऑर्डर्स इशू किए हैं कि भाई जैसे तैसे करके इस ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अभी का जो लेटेस्ट ऑर्डर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का निकल के, इसमें कुछ एलिजिबल प्रिजनर्स के इंटरिम रिलीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना है कि भैया ये अनकंट्रोल्ड सेकेंड वेव है कोरोना की, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो बेटर यही है कि भाई कुछ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी लेवल के हिसाब से कुछ प्रिजनर्स को अगर छोड़ दिया जाएगा तो बेटर है, जेलें थोड़ी खाली हो जाएंगी, तो इन्फेक्शन थोड़ा कम फैलेगा। और कुछ इस प्रकार का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर 23 मार्च 2020 को भी लागू किया था। ठीक है कि भाई नेशन वाइड लॉकडाउन से पहले ये बात लागू कर दी गई थी कोरोना के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को ये बोला है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूट करिए एक हाई पावर्ड कमेटी। ये हाई पावर्ड कमेटी इस बात के ऊपर डिसीजन लेगी कि कौन से क्लास ऑफ प्रिजनर्स को बेल पे या पैरोल पे कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। तो भाई जो लोग यहाँ पे छोड़े जाएंगे उनको भी खुशी है, वो अपने घर पे जाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ समय तक रहेंगे और बाद में वो वापस आ जाएंगे। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रिवेंटिव स्टेप्स भी लेने ताकि जेल के अंदर कोरोना वायरस ना फैले। बाकी कुछ एलिजिबल लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स को आप छोड़ दो, वो अपने घर जाएं, और बाद में जब समय खत्म हो जाएगा तो वापस आप उनको जेल में ले आना। अभी इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रिजनर्स को आइडेंटिफाई करने का जो काम दिया गया है वो काम थोड़ा प्रॉपर तरीके से करना है, बट काम करना ज़रूरी है ताकि वो भी इन्फेक्ट ना हो और जो लोग गार्ड कर रहे हैं इन पर्टिकुलर प्रिजनर्स को जेल में वो भी इन्फेक्ट ना हो। इस रिस्पेक्ट में और भी बहुत से सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स हुए ताकि कंजेस्टेड जेल्स में कोरोना वायरस ना फैले। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले जो अंडर रिमांड प्रिजनर्स होते थे जिनका कोर्ट में सुनवाई होनी होती थी, अक्सर कर उनको वैनों में ठूस ठूस के कोर्ट लेके जाया जाता था
और वहाँ पे कोर्ट में जज साहब के सामने खड़ा किया जाता था कि मिलॉर्ड ये है कैदी, इसके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, आप अपनी बात बताओ। तो मिलॉर्ड बताते थे कि उसको बाइज्जत बरी करना है या जेल में बंद रखना है। अभी इस रिस्पेक्ट में इस प्रकार की प्रैक्टिसेस यहाँ पे बंद हो गई हैं, और जब इस प्रकार की प्रैक्टिसेस बंद हो गई हैं तो ये लोग जो अंडर रिमांड हैं, जिनके खिलाफ अभी केस प्रूफ भी नहीं हुआ है, वो जेल में बंद है, बेटर ये रहेगा कि आप उनको छोड़ के घर जाने दो। क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन लगा है, तो जब तक लॉकडाउन लगा है इनकी प्रॉपर तरीके से हियरिंग नहीं चल पा रही है, तो इनको जेल में बंद रखना ठीक नहीं है। तो उस समय तक उनको छोड़ देना ही ठीक है। तो ये जो कोर्ट का ऑर्डर है ना कहीं दिस इज वेलकम, क्योंकि ये डीकंजस्ट करेगा जेल्स को, और प्रिजनर्स की और जो जेल का स्टाफ है उसकी राइट टू लाइफ एंड हेल्थ को यहाँ पे सिक्योर करेगा। ये रिड्यूसिंग ऑक्यूपेंसी इन एन इंडियन प्रिजन, बहुत लंबे समय से जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और इसकी वजह ओवर क्राउडिंग भी रही है, और अब जो इसकी वजह है वो ये हो गई वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रिजनर्स एंड प्रिजन स्टाफ टू इन्फेक्शन एंड डिजीज। और इस रिस्पेक्ट में इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस को भी इंडिया में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हालांकि वो तो रिफॉर्म होने से रहे, बेटर ये है कि अभी के लिए इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि अक्सर का रिपोर्ट आ रही है कि प्रिजनर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। अभी एक प्रिजनर पॉजिटिव हुआ, उसने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया कोई हिसाब ही नहीं है। ये भी क्लैरिटी नहीं है कि भाई इन प्रिजनर्स को किस प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है। देश में बाकी लोगों की हालत ख़राब है, बड़े बड़े लोग अपने लिए ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और हॉस्पिटल बेड नहीं ढूंढ पा रहे, तो इन प्रिजनर्स का किस प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके ऊपर कोई क्लियर कट पिक्चर अभी के लिए नहीं है। फिर यहाँ पे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको भीम कोरेगांव केस में उठा के जेल में डाल दिया गया था, ओके, उन्होंने सीधे सीधे कोई वायलेंस नहीं किया, बट तब भी उनको बेल नहीं दी जा रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उनके अंदर लगाए गए हैं, एंटी टेररिज्म लॉ उनके अंदर लगाए गए हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन दिल्ली के रिस्पेक्ट में, तो उनकी बेल प्रिया को सुना नहीं गया है। अभी इन्फेक्शन के चलते तो कम से कम उनको बेल दे दो, अब देखते हैं सरकार उनको बेल देती है कि नहीं देती है। इस रिस्पेक्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है। इन इट्स ऑर्डर, Supreme Court has rightly emphasized the need to adhere to norms it had laid out under Arnesh versus State of Bihar, under which the police were asked not to effect unnecessary arrest, especially in cases that involve jail terms less than 7 years. तो 7 साल से कम के जो आप कह सकते हैं क्राइम्स हैं, जहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया है लोगों के ऊपर, उस रिस्पेक्ट में ज़्यादातर लोगों को सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि कोरोना के इन्फेक्शन के चलते आप छोड़ दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। खासकर वो लोग जो अंडर रिमांड है, जिनको कोर्ट ने अभी सज़ा नहीं सुनाई। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, कोर्ट ने उनको सज़ा नहीं सुनाई है, बट फिर भी वो जेल में बंद है। ठीक है, जब कोर्ट सज़ा सुना देगी तो उनका जो जेल टाइम है वो एग्जीक्यूट होने लगेगा, लेकिन जब तक कोर्ट सज़ा नहीं सुना रही तब तक तो उनको छोड़ दो भाई, ये भी बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिर ये बोला गया है कि भाई सेक्शन 436A ऑफ CRPC एक्ट के अंदर वो अंडर ट्रायल्स जो अपने मैक्सिमम प्रेजेंट टर्म का आधा कंप्लीट कर चुके हैं, उनको भी एक पर्सनल बॉन्ड पे यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, और इस रिस्पेक्ट में फॉलो अप भी किया जा सकता है कि जिनको छोड़ा गया ये देखो कि भाई वो अपने घर में है तो ये नहीं है, भाग तो नहीं गए। इन प्रकार के मेजर्स को सेलेक्टिवली और आर्बिट्रेरली तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से विदाउट एनी फेवर इम्प्लीमेंट किया जाए, ये ज़रूरी है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ज़रूरी ये है कि इनका एग्जीक्यूशन सही तरीके से होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट एक्शन ऑन सेंटर्स रोल इन कोविड-19 फाइट। इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग हाउ स्टेट्स डील विद द पैंडेमिक, द सेंटर मस्ट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। नेशनल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात की जा रही है, मतलब कि अगर हमारे देश में 100 टेस्ट हुए तो कितने लोग पॉजिटिव आए, तो अभी के लिए जो नेशनल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो 21% निकल के आ रहा है, मतलब 100 लोगों के टेस्ट होने तो 21% पॉजिटिव आ रहे हैं। और हमारे देश की 734 डिस्ट्रिक्ट्स में से 533 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। 26 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 15% से ज़्यादा है। 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ 25% से ज़्यादा है। 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 20 से 25% की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है। और इस रिस्पेक्ट में अगर आप हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव को देखो तो हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी धीमी होती नज़र आ रही है। 12 अप्रैल को हमारे देश में डेली 3.7 मिलियन ऑफ वैक्सीन्स दी गई थी, मिलियन डोजेस, लेकिन 26 अप्रैल के बाद से अगर अब तक आप डाटा देखो तो प्रतिदिन 3 मिलियन से कम डोजेस दी जा रही हैं। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो भाई 1 मई से 18 साल से ज़्यादा के हर पर्सन को वैक्सीनेशन दी जा सकती है, ये सरकार ने अनाउंस किया है। तो जब ज़्यादा बड़ा एज ग्रुप यहाँ पे एलिजिबल हो गया वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीनेशंस भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डेली डोजेस हैं वो 2.4 मिलियन है। अगर 12 अप्रैल को
3.7 मिलियन डोजेस दी गई थी, तो बाद में डोजेस बढ़ाई जानी चाहिए थी, पर वो कम आ रही हैं। और कम क्यों आ रही हैं इसके बारे में आपको ही पता है, मुझे पता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी कम है तो डोजेस भी कम है। उसके चलते अगर नंबर ऑफ न्यू केसेस और नंबर अगर आप डेथ्स देखते हो डेली बेसिस पे, तो वो तो बढ़ ही रही हैं। अभी के लिए भी 3,80,000 केसेस दिन में आ ही रहे हैं और दिन में 4,000 डेथ्स हो ही रही हैं। ऑक्सीजन क्राइसिस अच्छी खासी है ही, और ये पैंडेमिक रूरल इलाकों तक बहुत लीथल प्रोपोर्शंस में फैल चुका है। गंगा में बॉडीज तैरती हुई नजर आ रही हैं मृत लोगों की, फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू बिहार। ये न्यूज़ भी कुछ दिन पहले न्यूज़ में थी, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा न्यूज़ सुन के ही मूड खराब हो गया, तो मैंने अलग से वीडियो बनाई ही नहीं इसके ऊपर। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड हैं, और इनको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका नेशनल लॉकडाउन नहीं है, वैक्सीनेशन है। नेशनल लॉकडाउन को रीइम्पोज करने की बात की जाए तो भाई हिम्मत ही नहीं पड़ रही होगी केंद्र सरकार की रीइम्पोज करने की। वैसे तो देखा जाए तो 18 स्टेट्स में किसी ना किसी प्रकार का कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा हुआ है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जहाँ पे दिल्ली, जहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगे हैं। बाकी स्टेटों में लॉकडाउन लगे हैं, बट थोड़ा आप कह सकते हो रिलैक्सिंग टाइप के लॉकडाउन लगे हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ अपने मार्केट प्लेस को बंद किया। तो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग प्रकार के लॉकडाउन लगा रखे हैं, और लगभग तीसरे हफ्ते ऑफ मई तक तो ये लॉकडाउन रहने वाले हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हो सकता है लॉकडाउन आगे शिफ्ट हो जाए। तो इस रिस्पेक्ट में ये जो हाई पॉजिटिविटी रेट और ग्रोथ वाले जो स्टेट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे की इवेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। जैसे रिलीजियस गैदरिंग नहीं हो सकती, सोशल फंक्शंस नहीं हो सकते, पब्लिक एंटरटेनमेंट स्पेसेस में नहीं जा सकते, मॉल वगैरह बंद है। तो ऑलरेडी जितना लॉकडाउन ज़रूरी था ऑलमोस्ट इतना लगा हुआ है। हालांकि ये तो नहीं बोला जाएगा कि पूरा लॉकडाउन लगा है, बट पूरा लॉकडाउन लगाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि मार्च 2020 के बाद जो लॉकडाउन लगा था भाई, हमारी इकोनॉमी नोज डाइव में चली गई। नोज डाइव मतलब कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 10% इंडिया की इकोनॉमी घटी है। तो उसके चलते लोगों की नौकरियां भी गई हैं, माइग्रेंट वर्कफोर्स की भी हालत खराब हुई है, और ये सब चीज़ें दोबारा होने लगेंगी अगर इस बार लॉकडाउन लग जाता है। तो नेशनल लॉकडाउन तो मुश्किल है, रीजनल लेवल पे लॉकडाउन लगना चाहिए, और रीजनल लेवल पे लॉकडाउन ऑलरेडी लगा हुआ है। उस रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ये जो ब्रूटैलिटी है सेकेंड वेव की, इसने मास्किंग की इंपॉर्टेंस को भी लोगों को बताया और वैक्सीन की इंपॉर्टेंस को भी लोगों को बताया। अब हर जगह लोग आपको मास्क लगाए नजर आएंगे, जो अवेयर नहीं थे वो भी लगाते नजर आएंगे, जो सीरियस नहीं थे वो भी लगाते नजर आएंगे। जो लोग मास्क उतारे घूमा करते थे बड़े मजे से कि हमें कुछ नहीं होगा, उनको कोरोना वायरस हो गया, वो भी लगाते नजर आते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको खुद से डर है, इसलिए क्योंकि बाकी वाला उनके ऊपर चिल्ला रहा है कि तुमको हो रखा तुम हमें भी कर दोगे। फिर लोग वैक्सीन के लिए ऑप्ट करते नजर आ रहे हैं। जनवरी में जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी वो वैक्सीन एक्सेप्टेंस में बदल गया। अब दौड़ दौड़ के लोग वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्म क्या है कि भाई जो मिल रहा है ले लो, बाद में मिले ना मिले। तो इस रिस्पेक्ट में आप बात करो तो भाई एक लेसन यहां से निकल के आया कि भाई pandemic that states are best equipped to take care of themselves while center doing its job best while acting as a facilitator। मतलब कि ग्राउंड लेवल पे कोरोना के रिस्पेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो राज्य की सरकारों को ही करना चाहिए, और यहाँ पे केंद्र की सरकार एज अ फैसिलिटेटर नजर आनी चाहिए। जब हमारे देश में क्रेडिट लेने का कल्चर शुरू हो जाता है ना, तब काम गड़बड़ाने लगता है। जैसे कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ने, मोदी साहब ने फरवरी में और जनवरी में अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया कि इंडिया ने कोरोना को हरा दिया, इंडिया ने कोरोना को हरा दिया, और बाद में क्या हुई, बेइज्जती हुई, क्योंकि कोरोना के तो हालात आप देख ही रहे हो। तो इस रिस्पेक्ट में क्रेडिबिलिटी वाले ऑप्शन को लेने की बजाय बेटर यही है कि स्टेट्स को ये पूरी मदद दी जाए केंद्र सरकार की तरफ से कि स्टेट्स अपने अपने तरीके से ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम करें, और सरकार एक फैसिलिटेटर की तरह इस्तेमाल हो। मतलब सरकार वैक्सीन अवेलेबल करवाती रहे, सरकार जो भी रिक्वेस्ट पैसा है वो अवेलेबल करवाती रहे, जो टेक्नोलॉजिकल मदद है वो अवेलेबल करवाती रहे। अगर आज की डेट में ये स्टेट्स टेंडर फ्लोट करके बाहर से वैक्सीन को अपने यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सरकार वो भी मदद करवाए, डिप्लोमेटिकली बात करे अपने फॉरेन मिशंस में, और वहाँ से वैक्सीन को इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराए। तो इसमें ऑक्सीजन टैंकर्स, वैक्सीन, टेस्टिंग किट सब कुछ इन्वॉल्व है, क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। क्रेडिट लेना बंद करो, जो कि अभी भी हमने कोरोना वायरस को हराया नहीं है, एंड देयर इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी ऑफ पोटेंशियल थर्ड वेव। तो ये आ गई तो हम क्या उसके लिए तैयार हैं? चलो दूसरी के लिए हम तैयार नहीं थे, कम से कम तीसरी के तो तैयार रहें। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।